हम लोग अभी क्रॉनिकल एकेडमी ने और मैंने ये फैसला किया है कि हम लोग फेसबुक के माध्यम से इतिहास ऑप्शनल पेपर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हफ्ते में 2-3 दिन जरूर बात करेंगे। यह क्लास जो है हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस, कोई भी पीसीएस के एग्जामिनेशन को दे रहे छात्र हो, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। हम अपने हिसाब से तय करके बहुत सारे टॉपिक को देंगे, लेकिन अगर आपको भी कोई टॉपिक या कोई खास इतिहास का कोई विषय टॉपिक जानने का मन हो तो आप हमको भी मैसेज हम लोगों के इसके माध्यम से कर सकते हैं, मैसेंजर के माध्यम से, या फिर जो मैसेज भेजा जाता है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। इतिहास ऑप्शनल पेपर और इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की बाजार में बाढ़ है। हर कोई समझता है कि हम इतिहास के बड़े विद्वान हैं, और बहुत सारे लोग हैं भी, इसमें मेरी कोई अलग राय नहीं है। हर आदमी का अधिकार है कि अपने के हिसाब से वह बच्चे को एड्रेस करे, अपने ऑडियंस को एड्रेस करे, लेकिन मेरा मानना है कि इतिहास विषय जो है उसके बारे में 2-3 अवधारणाएं सामान्य तौर पर है। जो एक कॉमन अवधारणा ये है जो इतिहास विषय को थोड़ा बदनाम भी करता है कि इतिहास पढ़ने वाले सभी बच्चों को लगता है कि हम इतिहास पढ़ लेंगे, और इतिहास पढ़ाने वाले भी ऐसे बहुत सारे, या किसी को भी लगता है कि हम इतिहास पढ़ा देंगे। तो एक ये जो अवधारणा है कि किसी को भी लगता है कि हम इतिहास सबसे आसान है, अगर कुछ नहीं आया तो इतिहास ले लो। और शिक्षकों की एक बड़ी ऐसी जमात है जिनका प्रॉपर बैकग्राउंड इतिहास का नहीं है, उसके बावजूद उनको लगता है कि हम और कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं तो इतिहास पढ़ा देंगे। और विशेषकर यूट्यूब ने ऐसे इतिहासकारों का एक लंबी कतार बना दी। इससे विषय भी थोड़ा बदनाम होता है कि अगर बहुत सारे बच्चे इतिहास विषय को लेकर इम्तिहान देते हैं और नहीं पास करते हैं तो एक कॉमन अवधारणा बनती है कि इतिहास विषय में नंबर नहीं आता है। तो या हम लोग उतने नंबर नहीं पा सकते हैं जितने दूसरे विषयों में मिलता है, इतिहास में एवरेज नंबर मिलता है। मेरा आप लोगों से कहना है कि देखिए, इतिहास जो है जसपाल गेस्ट पेपर में भी इतिहास है, कुंजिका बहुत सारी आती है उसमें भी इतिहास है। आप सड़क के किनारे जाएंगे तो इतिहास की किताबों का ढेर मिलेगा। लेकिन आर.एस. शर्मा भी इतिहासकार है, रोमिला थापर भी इतिहासकार है, हरिश्चंद्र वर्मा भी इतिहासकार है, सतीश चंद्र भी इतिहासकार है, बिपिन चंद्र भी इतिहासकार है, इरफान हबीब भी इतिहासकार है। तो अगर सिंधु घाटी की सभ्यता या वैदिक सभ्यता रोमिला थापर ने लिखा या आर.एस. शर्मा ने लिखा तो कोई कह सकता है कि वही वैदिक सभ्यता या सिंधु सभ्यता या मौर्यन पीरियड या कोई भी पीरियड जसपाल के इस पेपर में भी है। तो जसपाल के इस पेपर का इतिहास और आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर या बिपिन चंद्र या सतीश चंद्र का इतिहास, इसमें अगर आप फर्क नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इतिहास विषय लेने के पहले भी सोचिए, क्योंकि जब आप इम्तिहान देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, तो जिस इम्तिहान में यूपीएससी में अगर बैठते हैं तो जो जेएनयू में पढ़ा है, जो डीयू में पढ़ा है या और बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ा है, वो भी इतिहास विषय लेकर दे रहा होगा इम्तिहान। और अगर आप किसी कारणवश संसाधन के अभाव में और किसी कारणवश किसी बड़े विश्वविद्यालयों में या बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई का स्तर क्या है इसमें हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप वो इम्तिहान देने जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आप उन लोगों का मुकाबला कर पाएंगे? ये आत्म विश्लेषण का भी सवाल है कि आपको भी सोचने का सवाल है कि आप जो कर रहे हैं, तो जब हम कोई भी काम करने जाएं तो इसका एक आकलन करें कि हम जो करने जा रहे हैं, हम नदी में तैरने जा रहे हैं तो नदी की गहराई का आकलन करें।
तालाब में तैरने जा रहे हैं, तालाब की गहराई का आकलन करें, और जब समुद्र में तैरने जाएंगे तो समुद्र के लहरों का आकलन करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मेरा मानना है कि इतिहास विषय के बारे में उन अवधारणाओं से थोड़ा बाहर निकलिए और टेक्स्ट बुक पढ़िए। किसी का गाइड पढ़ के कोई आदमी इम्तिहान नहीं पास करता है। गाइड पढ़ने की सलाह वही लोग देते हैं जो लोग आपको फेल करवाना चाहते हैं या आपके स्तर को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा गाइड पढ़ने वाला कोई भी आदमी यूपीएससी नहीं पास करता। और आज का जो स्थिति आप देख रहे हैं, बीपीएससी पास करना भी काफी कठिन हो गया है। जिस तरह से 113 प्रीलिम्स में ही क्वालिफाइंग जा रहा, कुछ हुआ होगा, और हम विद्यार्थियों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, उनकी संवेदना, उनके प्रति संवेदना है। बीपीएससी में गड़बड़ी हुई होगी तभी 113 गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन साथ ही साथ अभी यूपीएससी मेंस जो लोग पास किए वो भी पीपी पास किए हैं। 2-3 अभी मेरे लड़के जो छात्र हैं वो ऑफिसर हैं बिहार में, फिर भी उनको इम्प्रूवमेंट के लिए वो भी पीपी पास किए हैं, है ना। कुछ बातें हैं जिन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरा उन सारे विवादों में नहीं जाना है। मेरा कहना है कि अगर हिस्ट्री की गुणवत्ता घट रही है, अगर हम हिस्ट्री के टीचर हैं, तो मेरा यह कर्तव्य है कि हम भी आपके सामने आए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। क्लासरूम में हम लोग उतने छात्रों को नहीं जुटा पाते हैं क्योंकि हम लोगों के पास वो टेक्निक नहीं, या हम उन स्तरों पर नहीं जा सकते जहां सब लोग चले जा सकते हैं। तो फिर एक माध्यम जरूर है कि हम लोग भी इसका इस्तेमाल करें और आपको बताएं कि इतिहास का जो अध्ययन है वो किस तरह से हो, और इतिहास विषय में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इतिहास को, और ये जानिए कि इतिहास इति माने बीती और हास्य माने कहानी के दौर से काफी आगे निकल चुका है। इतिहास के विभिन्न चीजों की व्याख्याएं भी वैज्ञानिक तौर पर होती है, और इतिहास का आज का मतलब इतना है कि अगर प्रमाण है तो इतिहास बताओ, प्रमाण है तो ऐतिहासिक तथ्यों को सिद्ध करो, अगर प्रमाण नहीं है, मिथक है, मिथक को मिथक कहो, विश्वास को विश्वास कहो, धर्म को धर्म कहो। जिन चीजों का प्रमाण नहीं है उसे इतिहास में जबरदस्ती डालने का प्रयास न करो। आपकी अपनी विचारधाराएं हैं, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना विश्वास है, उस विश्वास को रोकने के लिए कोई नहीं है। आप चाहे जिस चीज में विश्वास करें, कौन रोकने वाला है? हर आदमी का अपना अपना विश्वास व्यवस्था है। लेकिन जिन विश्वासों को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को और मिथकों को जिनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, प्रमाण नहीं है, उसे जबरदस्ती इतिहास क्यों बनाते हैं? आप अपने मानिए, लोगों से मनवाइए, किसी का कोई रोक नहीं है। तो हमारा कहना है कि इतिहास को हम लोग इतिहास की दृष्टि से ही देखें, इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। और आजकल विचारधाराओं का एक संकट है कि उन्होंने ये तथ्य छोड़ दिया, उन्होंने वो तथ्य छोड़ दिया। अरे भाई, आपको उन तथ्यों को लाकर इतिहास लिखने से किसने रोका है? आपके पास धन दौलत है, आपके पास पैसा है, आप चाहे तो लोगों का लाइन लगा दे सकते हैं, तो आप भी लिखिए, लिखवाइए, वैसे लोगों को खोजिए। तो जिस आप अगर लिखेंगे तो अगला बार तो दूसरे लोग बोलेंगे कि हाँ, आपने उन चीजों को छोड़ दी। ये कोई बात इतिहास के साथ न्याय नहीं है। आप भी अपने दृष्टिकोण से इतिहास लिखिए, प्रमाण खोजिए, प्रमाणों के आधार पर इतिहास लिखिए। हजारों किताब लिखिए, एक दो क्या, किसी ने 2-4 किताब लिखा, आपने 1000 लिख दी। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। तो आपकी अपनी बातें हैं। हम लोग मूलतः ये बात जरूर है कि जब भी कोई किताब पढ़िए तो किताब के लेखक को पहले जानिए। हिस्टोग्राफी जिसका मतलब होता है जो पहले यूपीएससी के सिलेबस में भी टॉपिक 1 में अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हुआ करता था, या एमए वगैरह में हिस्टोग्राफी के तौर पर पढ़ा जाता है, तो निश्चित रूप से यह जरूर जाना चाहिए कि जो लेखक है वो कौन है। पहले लेखक को जान जाएंगे तो उसके लेखन को भी आप जान जाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से इतिहास को लिखने में विचारधाराओं का अपना महत्व रहा है। अंग्रेजों ने लिखा तो उनके जमाने में शुरुआत में ओरिएंटलिस्ट थे, इंडोलॉजिस्ट जिनको कहा गया, उन लोगों ने हमारी संस्कृत भाषा को पढ़ा,
सीखा, फिर हमारे किताबों को पढ़ा, फिर उन किताबों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए। विलियम जोन्स थे, विल्किंस थे, मैक्स मूलर थे, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियोलॉजिस्ट कहलाए। बाद में चल के कॉलोनियल हिस्टोरियंस हुए, तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने भारत के इतिहास को अपने हित में लिखा, क्योंकि उनको भारत पर शासन करना था, तो उनको शासक के रूप में रहना था, भारत के लोगों को शासित बताना था। इसलिए उन्होंने तरह तरह की थियरीज दी, व्हाइट मैन बर्डन थियरी दी और एक बहुत सारी थियरी दी। इसके द्वारा भारत के लोगों को उन्होंने समझाया कि अंग्रेज बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं भारत पर शासन करके, भारत के अशिक्षित और असभ्य लोगों को वो शिक्षित और सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो उन्होंने भारत के लोगों को एहसास करवाया कि भारत पर अंग्रेजों का शासन भारत के लोगों के हित में है। इसलिए दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने उस जमाने में कहा कि ब्रिटिश रूल इज बून फॉर इंडियंस। तो इस हिसाब से उन लोगों ने लोगों की मानसिकता को प्रभावित किया कि भारत के लोगों को लगता था कि अंग्रेजों का शासन भारत के लोगों के हित में है। तो फिर एक समय आया जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो पहले जाना है कि व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद क्या है। तो पहले आप वाद को समझें। तो अबाउट कॉलोनियलिज्म से अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म जाने में फिर टाइम लगा, लोगों को समझाना पड़ा कि उपनिवेशवाद क्यों भारत के हित में नहीं है, उपनिवेशवाद के कारण क्यों भारत का शोषण हुआ है, अंग्रेजों का शासन भारत के लिए क्यों अहितकर है। फिर उस जमाने में राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दी। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों के सामने दो समस्याएं थी, एक तो या दो टास्क थे उनके सामने कि एक तो कॉलोनियल हिस्टोरियंस के द्वारा जो भारत की सभ्यता और संस्कृति पर लगाए गए आरोप थे उसका जवाब देना, और फिर अपने हिसाब से इतिहास को प्रस्तुत करना। ये आजादी तक यही चला। आजादी के बाद हमारे देश में मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का प्रभाव बढ़ा। डीडी कोशाम्बी एक सबसे बड़े मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन हमारे यहाँ हुए। उसके बाद और भी सारे हुए, रोमिला थापर भी मार्क्सिस्ट कहलाते हैं, आर एस शर्मा भी मार्क्सिस्ट कहलाते हैं, इरफान हबीब भी कहलाते हैं। इन लोगों ने इतिहास को लिखा। तो इनके इतिहास लिखने का अप्रोच अलग था। इनके इतिहास लेखन में इकोनॉमी प्राइमरी बेस स्ट्रक्चर था, बेस चीज था, और उसी के आधार पर इन्होंने कहा कि इतिहास बदलता है जब अर्थव्यवस्था बदलती है। तो उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, और उन लोगों ने ऐतिहासिक प्रमाणों को खोजने का प्रयास किया, रिसर्च किया। उसके बाद हमारे देश में एक सबअल्टर्न हिस्टोरियंस भी हुए, उपाश्रयवादी इतिहासकार कहा गया, जिन्होंने हर चीज में, हर आंदोलन में आम आदमी की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया। मजदूर हो, किसान हो, ट्राइबल्स हो। बिहार शुरुआत में सुमित सरकार ने जो मॉडर्न इंडिया किताब लिखा, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा। फिर एक ट्रेंड आता है कम्युनल या राइटिस्ट हिस्टोरियन का, उनको सांप्रदायिक इतिहासकार भी कहा जाता है। तो सांप्रदायिक इतिहासकारों का मूल जो लक्ष्य होता है वो कल्चर और रिलीजन होता है। जैसे यूरोप में भी रोमांटिसिज्म का विकास हुआ था, तो रोमांटिसिज्म में लॉजिक, तर्क को और वैज्ञानिकता को कहा गया कि इसको पीछे रखो और कल्चर, रिलीजन और फीलिंग्स को महत्व दो। उसी का एक रूप है ये, थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ रिलीजन केंद्र में हुआ, और इसका मूल उद्देश्य एक धर्म का दूसरे धर्म पर अटैक हुआ। जिस तरह से हिंदू सांप्रदायिक इतिहासकार हुए, उसी तरह से मुस्लिम सांप्रदायिक इतिहासकार हुए। मुसलमानों ने हिंदुओं पर आरोप लगाया और हिंदुओं ने मुसलमानों पर आरोप। तो जब आरोप लगेगा तो फिर आप मूल तथ्यों से थोड़ा दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपना तर्क सिद्ध करना होगा। तो जिस तरह से इतिहासकार भी हालांकि वही होता है जो न्यायालय में वकीलों का काम होता है, वकालत करना, अपने अपने मुवक्किल के पक्ष में तर्क, मजबूत से मजबूत तर्क प्रस्तुत करना। तो जिस तरह से आज कपिल सिब्बल है, कभी राम जेठमलानी थे, ये इस तरह के बड़े बड़े जो वकील हैं, तो अपने अपने मुवक्किल उनका गलत किया हो या न किया हो, वो उसके पक्ष में तो बहुत मजबूत तर्क रखेंगे ही। वही काम इतिहास में भी होता है। जो लोग जिस विचारधारा से प्रभावित होते हैं अपने पक्ष में मजबूत से मजबूत तर्क देते हैं। न्यूट्रल इतिहासकारों की संख्या हमेशा कम होती है।
फिर भी अगर वो न्यूट्रल भी है तो कोई कहेगा कि मेरे पक्ष में नहीं बोला इसलिए वो न्यूट्रल नहीं है ना। तो आपकी अगर कोई आलोचना भी कर दिया तो आप बोलेंगे न्यूट्रल नहीं है। तो इस तरह के इतिहासकार हुए और आज हमारे देश में भी सब जगह कहा जाता है कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। इससे कोई इनकार नहीं कि इतिहास लिखना चाहिए, पुनर्लेखन हो, बार बार लेखन हो। तो रिसर्च कीजिए। हम लोग जब पढ़ते थे, जब स्टूडेंट थे, तो उस जमाने का इतिहास अभी के इतिहास से कम था। सिंधु घाटी की सभ्यता में इतनी जानकारी नहीं थी और बहुत सारे हम लोगों के जमाने में चालकोलिथिक पीरियड नहीं पढ़ा जाता था, उसे लेट इंडस कहा जाता था। तो रिसर्च तो इतिहास के लिए स्वाभाविक है और होना चाहिए। आप नए तथ्यों को खोजिए, नए बातों को रखिए, सिद्ध कीजिए, पुरानी बातों को गलत साबित कीजिए। इससे प्रतिक्रियात्मक होने की कोई जरूरत ही नहीं। तो हम लोग इस सीरीज में जरूर इतिहास के उन सभी पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे और इतिहास के दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। कल 7 बजे से 8 बजे हम अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट कंट्रोल, जो बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, यूपीएससी के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, बाजार नियंत्रण नीति और उसके इकोनॉमिक रेगुलेशंस को, और उसी में प्रयास करेंगे कि अलाउद्दीन का जो राजत्व का सिद्धांत है, थियरी ऑफ किंगशिप है, उस पर कुछ प्रकाश डालें। कल हम लोग 7 बजे मिलते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।